नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना की आवाज बनने को तैयार। यूपीआई ने 15 सितंबर से व्यक्ति से व्यापारी दैनिक लेन देन को 10 लाख रुपए तक बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहराया कि भारत और यूरोपीय संघ व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित की। यूरोप पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन में आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में श्री सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को जनता की सेवा में समर्पित उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस महीने की 9 तारीख को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में श्री राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुए थे। उन्होंने श्री बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना की आवाज बनने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के पास लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अपने विचारों, आदर्शों और मूल्यों से आकार लेने वाली एक जीवंत धारा है। ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। कल से शुरू हुए 3 दिन के सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। प्रधानमंत्री कल से मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। मिजोरम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कल बेराबी सैरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजॉल को भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ेगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे कल आइजॉल के लोगों के बीच होने के लिए उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि बेराबी सैरांग नई रेल लाइन के उद्घाटन के साथ आइजॉल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लाइन बेहद चुनौतीपूर्ण भूभाग पर बनी है और इसमें कई बड़े और छोटे पुल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे कनेक्टिविटी आने से वाणिज्य और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह ने बेराबी सैरांग रेल परियोजना को अत्यंत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण बताया। ये सब चीजें उसी प्रक्रिया के अंदर हैं जिसको हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। लॉजिस्टिक्स के अंदर रेलवे का कॉस्ट कम आता है, उससे फायदा होगा, बड़ी मात्रा में चीजें आ सकती। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक नया लोगों के अंदर उत्साह होगा, यहाँ पे उन्नति होगी, प्रगति होगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बैराबी सैरांग रेल परियोजना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें 45 सुरंगें और 55 प्रमुख पुल शामिल हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि इस अवसर पर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। इनमें सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, मिजोरम एक्सप्रेस और कोलकाता तक रेलगाड़ी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रविवार से एक मालगाड़ी भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूर्वोत्तर में रेलवे परियोजनाओं के लिए आवंटन 2000 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने 5 गुना बढ़ा दिया है। मिजोरम में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे और इससे लोगों का आने जाने का बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी। सामान को लाने की सुविधा कर सके तो मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी, जिससे कि सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके, क्योंकि बाय रोड लाने में महंगा पड़ता है। प्रधानमंत्री मिजोरम के बाद कल ही मणिपुर जाएंगे। वे मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। असम दौरे पर प्रधानमंत्री गुवाहाटी में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी राज्य में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचागत और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब देश की विकास गाथा का केंद्र बिंदु बन गया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक लेख साझा किया, जिसमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर देश का अग्रणी क्षेत्र बन रहा है और बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए अपने एक्ट ईस्ट विजन के अंतर्गत कई परिवर्तनकारी उपायों को लागू किया है। रेल मंत्रालय इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव की अगुवाई कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिकॉर्ड निवेश किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह आज रात 9 बजे निर्धारित है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 3 दिनों की सघन वार्ता के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आज पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शीतल निवास में 9 बजे संपन्न होगा। नेपाल की राजनीतिक इतिहास में सुशीला कार्की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। जेनजी ने प्रमुखता से पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम सरकार की अगुवाई करने के लिए लिया था। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस शेफोविच और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त क्रिस्टोफ हैंसेन के साथ बातचीत की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों नेता एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता करने, व्यवसायों के लिए नए रास्ते खोलने और भारत तथा यूरोपीय संघ के साझा विकास के अवसरों को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई पर व्यक्ति से व्यापारी दैनिक लेन देन की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। ये बदलाव 15 सितंबर से लागू होगा। खरीदारी के लिए बड़े डिजिटल भुगतानों को आसान और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। आज बात कर मुक्त स्टेशनरी वस्तुओं के लिए किए गए सुधारों पर। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त कर आम आदमी पर पड़ने वाले जीएसटी के बोझ को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने नए कर ढांचे के अंतर्गत बड़ी राहत देते हुए छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई सामान को कर मुक्त कर दिया है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी वस्तुएं, जिसमें नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल जैसी वस्तुएं शामिल हैं, उन्हें नए ढांचे के तहत पूरी तरह से कर मुक्त कर निल जीएसटी स्लैब में रखा है। आकाशवाणी समाचार
समाचार से बात करते हुए एक छात्र सांझ ने नए जीएसटी सुधारों के लिए सरकार की सराहना की। As a student of human rights, I see the new GST changes as more than just tax reforms. They feel like a promise by making essential like notebooks, pencil, erasers, and even map tax-free. These reforms may look small, but they carry the poetry of progress where every child's dream of education is valued and protected. इस क्षेत्र में जीएसटी में कमी से छात्रों पर आर्थिक दबाव कम होने और ये उत्पाद अधिक किफायती होने की उम्मीद है। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। शिवांग के साथ सौम्या, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने पीएम मुद्रा योजना के अनुमोदन पत्र का दावा करने वाले सोशल मीडिया पर प्रसारित एक पत्र को फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। इस पत्र में बीमा शुल्क के रूप में 36,500 रुपए के भुगतान पर पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का ऋण देने का झूठा वादा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने इसे फर्जी बताते हुए कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई भी अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रूस ने घोषणा की है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है, लेकिन रूस यूक्रेन विवाद के कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज मॉस्को में संवाददाताओं को बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत संभव है, लेकिन फिलहाल ये स्थगित है। इस वर्ष तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 3 दौर की वार्ता हुई, जिनमें से आखिरी जुलाई में हुई थी। संभावित नई बैठक या संभावित ऑनलाइन संचार के बारे में पूछे जाने पर श्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी वार्ताकारों के पास इन माध्यमों का उपयोग करने का अवसर है, लेकिन इस समय संपर्कों को स्थगित माना जा सकता है। श्री पेस्कोव ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की टिप्पणियों से भी सहमति व्यक्त की। लुकाशेंको ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूरोपीय संघ के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पर शांति प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया था। श्री पेस्कोव ने कहा कि यूरोपीय लोग शांति प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज पंजाब के अमृतसर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा के लिए प्रभावित किसानों और लोगों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री पिछले 2 दिनों से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। श्री सेठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में पंजाब को बाहर निकालने के लिए उसके साथ बाहर खड़ी है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की हर गली खेल का मैदान बननी चाहिए और हर मंच पर भारत का झंडा लहराना चाहिए। नई दिल्ली में आज एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित खेल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि खेलों को एक ऐसा जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है जो प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़े। उन्होंने संडे ऑन साइकिल जैसी पहल को जमीनी स्तर पर जुड़ाव का प्रतीक बताया और हर घर में खेल संस्कृति को अपनाने का आह्वान किया। खेल मंत्री ने भारत को दुनिया के शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की बात कही। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से हराया। सेन का सामना अब तीसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चोउ तिएन चेन से होगा। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज ग्रुप ए में ओमान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। ग्रुप बी में कल बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा। मौसम विभाग ने कल उत्तराखंड, तेलंगाना, मराठवाड़ा और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और विदर्भ में भी तेज बारिश की आशंका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना की आवाज बनने को तैयार। यूपीआई ने 15 सितंबर से व्यक्ति से व्यापारी दैनिक लेन देन को 10 लाख रुपए तक बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहराया कि भारत और यूरोपीय संघ व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध। रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित की। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने हांगकांग ओपन में आयुष शेट्टी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।